नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए लीला चरंतन उपन्यास का 5वां अध्याय, लेखिका आशा पूर्णा देवी। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। वह आदमी जो आज 16-17 साल के बच्चों का बाप है और विवाहित जीवन के 20 साल बीत जाने के बावजूद लोगों द्वारा आज भी रोमांटिक जोड़ी वाली भूमिका में याद किया जाता है। पता नहीं कैसे भाई की बीवी के मोहजाल में पड़कर सिर से पांव तक बदल जाने के बाद अब एक भगौड़े की भूमिका में पहुंच गया है। इसलिए मुझे तो यही जान पड़ा, अगर यह आशीन डॉक्टर अपनी बीवी को साथ लेकर कलकत्ता नहीं आते तो आज ऐसा नहीं हुआ होता। पिताजी चक्रगुरु महाराज जी का गुण कीर्तन बखानते हुए चाहे जितने विभोर और विहल दिख पड़े, असल में वह सब स्वांग के सिवा कुछ नहीं। यह मैं खूब अच्छी तरह समझती थी। दरअसल आकर्षण की कोई वस्तु थी तो वह थी प्रज्ञा परमा। उसी के प्रभाव से आनंद लहरी नाम के इस व्यक्ति के घर संसार से आनंद शब्द खो गया। लेकिन क्या वह खुद ही अपने लिए इसे किसी बक्से में रखकर भरकर रख पा सका है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। भले ही वह घर के लोगों को सुनाने के लिए बुआ को अपने नज़दीक बुलाकर कह रहा है, तू तो वहाँ कभी नहीं रही बहन, इसलिए तो वह कैसी जगह है तू भला कैसे समझेगी। वह एक अपूर्व संसार है। ऐसा लगता है मानो सारा परिवेश आनंद के ज्वार में बहता चला जा रहा है। बुआ ने कहा था किस्मत अच्छी थी कि वहाँ गई नहीं भैया, वरना मैं उसके तेज बहाव में डूब जाती। पिताजी के चेहरे पर गहरी रेखाएं दार्शनिक मुद्रा में डूब गई थीं और वह कहते जा रहे थे, अगर तू देख पाती तो ऐसी बातें नहीं करती। वह एक दूसरी ही दुनिया है, सबसे अलग, और वह अनोखा मनुष्य है। मनुष्य शब्द उच्चारित करते ही पिताजी ने जल्दी जल्दी अपने दोनों हाथ जोड़े और फिर अपने कपाल से छुआ लिए। यह उनकी भक्ति थी या फिर एक देवता को मनुष्य कह देने का अपराध, कौन जाने। और ऐसा कहने पर भी मेरी बात छोड़िए, बुआ भी इस बात पर यकीन नहीं करती थी कि उस अनोखे और महान मनुष्य के आकर्षण से ही पिताजी शाम होते ही दफ्तर से वापस लौटते या देरी से आते, रस्सी तुड़ाकर वहां दौड़े चले जाते। दरअसल यहाँ कांच की गुड़िया या नकली मोती वाला मुहावरा दोहराने वाली बात है। उस महिला ने अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ही अपनी सीमा से बाहर जाकर आनंद लहरी नाम के एक व्यक्ति के खूबसूरत घर संसार को, जिसे बनाने बसाने में 44 साल लग गए, उजाड़कर पता नहीं अब उसे अपनी चंगुल में दबाए कहाँ किस और लिए जा रही है। मोटे तौर पर तो यही कहा जा सकता है कि उन दोनों के बीच प्रेम व्रेम जैसा एक रिश्ता कायम हो गया है। लेकिन इस बात को समझ पाने में देर नहीं लगती कि यह प्रेम व्रेम नहीं, यह शिकार और शिकारी जैसा ही कोई नाता है। बल्कि मेरी तो यह धारणा है कि जहाँ पर इतने सारे संघ चक्र इत्यादि के सहारे बनी एक अलग ही दुनिया की बात सोचकर और यह समाज और संसार सब मिथ्या है कहकर जो हजारों हजार लोग अंधे की तरह दौड़ पड़ते हैं, उनमें से अधिकांश वही भेड़िया साधने वाले मुहावरे को सार्थक कर रहे होते हैं। ऐसे ही नकली मोतियों के बीच मन का बने लोग एक और महाराज जी प्रभु जी हो सकते हैं और दूसरी और गुरु बहन या गुरु भाई हो सकते हैं। यह सारा कारोबार दिमागी सर्कस जैसा है जो अब चेतन में घटित होता रहता है। कम से कम आनंद लहरी जैसे लोगों को जो सिर्फ नकली मोती के समान है, उन्हें देखकर मैं तो इसी नतीजे पर पहुंची हूँ। अनोखी वनोखी दुनिया वनिया नहीं, ठेंगा सिर्फ वही औरत। मुझे पता है कि लोग मेरी उम्र की एक लड़की को इस तरह की बातों को, जिसने अभी अभी स्कूली पढ़ाई पूरी की है, बेहूदी और बेतुकी बकवास समझेंगे और मुझे फांसी पर लटकने का हुक्म देंगे। लेकिन मैं अपनी बात कोई चीख चिल्लाकर तो नहीं कह रही। अगर मेरे मन में ऐसी भावना उठती रहती है तो क्या कर सकती हूँ। ऐसी भावनाओं पर तो मेरा कोई बस नहीं चलता। पता नहीं कब से मैं ये सारी बातें सोचती रही, लेकिन मेरे मन में अब भी कोई उम्मीद जगी हुई है। और पिताजी के उस निर्मम और दो टुक फैसले के 2 दिनों के बाद अब भी मुझसे कह रही है, क्या सचमुच ही यह संभव है कि अंतिम क्षणों में अवश्य ही कुछ ऐसा घटित होगा और फिर सब कुछ पलक झपकते एकदम ठीक हो जाएगा। अपने बेपैर सिर वाली उस चिंता के साथ ऐसे ही कुछ टोह टटोल रही हूँ। क्या ऐसा मुमकिन है? कोई बीमारी, कोई दुर्घटना, कोई शोक अचानक ऐसा हो कि माँ एकाएक बेहोश हो जाए, उसे होश में नहीं आ रहा देख पिताजी सिर पकड़कर बैठ जाएं, दादाजी या फिर स्वयं पिताजी किसी बड़ी दुर्घटना के शिकार हो जाएं, या फिर मुझे ही कोई जानलेवा बीमारी हो जाए और मैं बिस्तर पकड़ लूँ, या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि एक जोरदार भूचाल आ जाए और हमारा घर टूट फूट कर जमीन में धंस जाए।
इससे क्या दिक्कत है भला? ऐसा भी तो हो सकता है कि अश्विन डॉक्टर को कोई सुनहरा मौका मिल जाए और वह 2 दिन की नोटिस पर कलकतिया लीला से पिंड छुड़वाकर अपनी घरवाली के साथ हवाई घोड़े पर बैठकर विदेश चला जाए। प्रज्ञा परमा को अगर यह मौका मिल जाए तो क्या वह इसे गंवाएगी? कभी नहीं। वह महिला सिर्फ अपने आप को चाहती है, सारा प्रेम उसी तक सीमित है। तो फिर ईश्वर करे वैसा ही हो जाए, ऐसा ही हो। अचानक आशीन डॉक्टर का नसीब जाग उठे, उनके लिए विदेश से कोई बेहद जरूरी डाक आए और वह 5-10 सालों के लिए भारत छोड़कर चले जाएं। वहाँ खूब सारा नाम कमाकर इस धरती पर बसे अमेरिका में कोठी बनवा लें और 2-4 गाड़ियां खरीदकर सुख चैन की बंसी बजाएं। सच बताऊं, हमारी अपनी मुक्ति या राहत के लिए यही एक रास्ता बचा था और 2 दिन तक आशीन डॉक्टर की भरपूर तरक्की के लिए मैं हे भगवान हाय भगवान करती चली जा रही थी। लेकिन वह भगवान क्या कभी लोगों की हाय और चीख पुकार हाहाकार पर ध्यान देता है? कभी तो ऐसा नहीं देखा। परीक्षा के पहले क्या कुछ कम गुहार पुकार होती है? मैं और नक्खा दोनों ही हाय हाय करते रहते हैं, लेकिन क्या कभी भी 2-4 नंबर किसी पर्चे में ज़्यादा मिले हैं? ठीका, भगवान जैसी कोई चीज़ या सत्ता तो नहीं। और ऐसा कहकर आनंद लहरी नाम के उस व्यक्ति ने हमेशा के लिए उस जमी जमाई जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने के लिए जोड़ तोड़ की और अब यहाँ से रवाना होने के लिए टैक्सी बुला रहा है। अंदर ही अंदर कितना कुछ सहेज रखा था पिताजी ने, छोटे बड़े पैकेटों में ना जाने कितनी चीज़ें। शायद उन्होंने यह भी कोशिश की कि सबसे आंख बचाकर ये सारी चीज़ें कहीं रख देंगे, लेकिन चील सी आंखों वाली इस लड़की से कुछ छिपा पाना संभव नहीं। उन पैकेटों में क्या कुछ था यह तो मैं नहीं जानती, लेकिन कल की शाम छोटे और मझोले किस्म की 2 शानदार सूटकेसों को जब वे गाड़ी से उतार रहे थे तो जैसे हवा से बातें करते हुए कहने लगे, अगले सोमवार को प्रभु जी के साथ भारत भ्रमण पर निकल पड़ूंगा। ट्रेन का टिकट पहले ही बुक करा लिया है और यही वजह है कि हवाई जहाज में ले जाने लायक 2 स्पेशल सूटकेसों की व्यवस्था करनी पड़ी। भैया पास ही खड़ा था, लेकिन वह हवाई भूमिका में ही रहा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन आनंद लहरी ने फिर कहा, मुझे भी जाना पड़ेगा। मुझे थोड़ी ना मालूम था। अब यह सुना है कि इस आनंद बेटा के सिवा उनकी यात्रा हो ही नहीं पाएगी। फिर तो निरानंद यात्रा हो जाएगी। महीने भर की यात्रा में पता नहीं क्या कुछ और कितना कुछ लगेगा, नहीं मालूम। और वह भी हवाई जहाज से। यही सोच विचार चल रहा है। दरअसल यह सब कुछ कहने के लिए ही कहा जा रहा है। यह सब भला किसे मालूम नहीं। तभी भैया ने कहा था, यह सब सोच विचार कर अभी तक चल रहा है? क्यों भला? आपने तो अपनी भय भावना और चिंता सब कुछ अपने उसी प्रभु जी के ऊपर छोड़ दी है। मैं इधर इस कमरे में बैठी हैरान थी। भैया पिताजी को इस तरह आप कह कहकर अपनी बातें कर रहा है। पिताजी भी कुछ हैरान से दिखे, इसलिए थोड़ी घबराहट के साथ कहने लगे, ठीक ही कहा, एकदम ठीक। दरअसल हम अभ्यासवश ऐसा ही कर बैठते हैं, मैं सचमुच भूल गया था। इसके बाद उन्होंने खुद दोनों सामान कमरे में रखवा दिए। कल मैंने पिताजी को दफ्तर जाते हुए नहीं देखा। इसका मतलब यह था कि उन्होंने अपनी गुलामी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन दूसरी नई गुलामी का दाव तो चुकाना ही था। शाम को रस्सी तोड़ाकर फिर उसी चक्र में शामिल होने चले गए थे और लौटे थे उसी तरह रात के 11 बजे प्रसाद भक्षण करने के बाद। अब उस घड़ी उनसे कौन बातें करता भला। कुछ दिनों तक इसी तरह गाड़ी खींचती रही थी और इस बीच बुआ की शादी ने एक ही झटके में आशा की किरणें बिखेर दी थी। आज ये वही दिन था, श्रावणी पूर्णिमा का, इसी वर्ष, और आज का वह संन्यास ग्रहण का दिन, और पहले भी यही वह दिन माँ और पिताजी की विवाह वार्षिकी का दिन था। तब दोनों एक दूसरे को उपहार वगैरह दिया करते थे, लेकिन इस वर्ष पिताजी ने माँ को एक बहुत ही सुंदर उपहार दिया था। आज भी पहले की तरह पिताजी अचानक चाय की मेज पर आ बैठे। दरअसल पिताजी के प्रभाती ध्यान धारणा के चलते इस तरह की बैठक इन दिनों काफ़ी अनियमित हो गई थी। फिर भी वह बैठे थे, लेकिन किसी ने भी ना तो उनका स्वागत किया और ना बधाई दी। हम सब आराम से नाश्ता करते रहे। माँ ने अपनी आदत के मुताबिक 2 टोस्ट पर खूब अच्छी तरह मक्खन लगाया और उस पर काली मिर्च की बुकनी डालकर उनके सामने बढ़ा दिया। पिताजी ने उसे अपनी ओर खींचकर बिना किसी लाग लपेट के कहा, सुना है कुकू, पति के साथ हनीमून के लिए पुरी चली गई। लगता है इस सफ़र में उसके साथ मेरी मुलाकात नहीं हो पाएगी। यह कोई प्रश्न नहीं था और ना किसी तरह का कोई आरोप, और इस बात में से वैसे किसी का कुछ खास लेना देना भी नहीं था। पिताजी ने टोस्ट को दांतों तले रखा, फिर उसी तरह उखड़े उखड़े अंदाज में कहते रहे, दफ्तर से काट छाट कर पेंशन की जो रकम मिलेगी उसे यहाँ भिजवाने का इंतजाम कर दिया है। मैंने तुम्हें ही नॉमिनी बनाया है।
माँ ने बड़े आहिस्ते से शांत स्वर में कहा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम इस इंतजाम को वापस ले लो, जिसकी पेंशन है उसी के नाम से भेजी जाए। पिताजी थोड़े ढीले पड़े, फिर बाकी बचा टोस्ट चबाते चबाते बोले, आखिर रुपयों की तो जरूरत पड़ेगी, उसकी चिंता मैं करूंगी। पिताजी कुछ चिढ़कर बोले, तुम नहीं लेना चाहो तो मत लो, मेरे बेटे बेटियों को तो इससे दूर क्यों रखना चाहती हो? माँ अचानक लेकिन अपने जाने पहचाने अंदाज से में खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर बोली, ओ माँ, सन्यासी के कहीं बेटे बेटियां होती हैं? और फिर हंसी। लेकिन पिताजी ने दबी जुबान से ही कहा, उन्हें पढ़ाना लिखाना है, उनके लिए भी तो। तभी भैया ने कहा, जहाँ तक मेरी बात है मैंने अपना जुगाड़ कर लिया है। मैं एक स्टूडेंट हॉस्टल में एक लड़के के साथ रह लूँगा। अपने खर्चे के लिए मैंने 2 जगहों पर ट्यूशन पढ़ाने का इंतजाम भी कर लिया है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। भैया ने चुपके चुपके यह सब कर लिया। लगता है भैया भी पिताजी से कम चालाक और निष्ठुर नहीं। मैं माँ की तरफ देखने का साहस नहीं जुटा पाई। फिर भी मैंने उसकी ओर देखा। मैंने देखा कि उसका चेहरा फीका पड़ गया है। इसका मतलब है माँ को भी इस बारे में जरा भी टेर नहीं मिली थी। भैया ने पिताजी को यह सब बताने के लिए कहा होगा, ऐसा नहीं था। उसे घर के सभी लोगों को भी सूचना देनी थी। वे अब बोले बिना नहीं रुक पाए। तुम सब लोग अपने आप को क्या समझते हो? हाँ, अपना सारा इंतजाम खुद ही कर लिया लगता है, तो जरूरत से ज़्यादा काबिल हो गया है। भैया ने हौले हौले मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, एकदम हो गया हूँ। इस साल तो वोट भी दे आया। मेरे मन में आया कि जोर जोर से चीख पड़ूं और रोने लगूं। इस लहरी घराने का वारिस क्या माँ को मार ही डालना चाहता है? फिर भी दबी जुबान में मैंने इतना ही कहा, वाह, क्या माँ के बारे में सोचने की किसी को जरूरत नहीं है ना? भैया ने मुझे बुझे स्वर में कहा, मैं क्या करूँगा, मुझसे यहाँ पड़े रहना संभव नहीं हो पाएगा। मोहल्ले के लोगों के सामने इसके आगे वह कुछ जोड़ नहीं पाया कि मोहल्ले के सामने आखिर क्या? तुम्हारा बाप कोई दफ्तर की रकम हड़प करके जेल तो नहीं जा रहा, या किसी की हत्या करके फांसी पर लटकाया जाने वाला नहीं। क्या किसी को इतना भी अधिकार नहीं कि वह धर्म के पथ पर चल सके? माँ ने सहज भाव से कहा, आश्चर्य है, उसकी बात को इतना तूल देने की भला क्या जरूरत है? अधिकार क्यों नहीं होगा? हर आदमी को यह अधिकार है कि वह अपनी मनपसंद राह चुन सके, भले ही वह धर्म कर्म की राह हो या जहन्नुम की चाह। और इतना कहकर उसने चाय का छकना उठाया, रसोई घर की तरफ बढ़ गई। इसके बाद आई टैक्सी। पिताजी ने नहाने धोने के बाद आदत के मुताबिक सारी देह पर पाउडर मला, स्त्रीदार कुर्ता पजामा पहनकर पता नहीं किससे बोले, अच्छा तो मैं चला, तीर्थ यात्रा से लौटकर मिलने आऊँगा। पिताजी जो सेंट लगाते हैं उसकी खुशबू हवा में तिरने लगी। माँ रसोई घर में पता नहीं क्या कुछ कर रही थी, बाहर निकलकर बोली, इसकी क्या सचमुच ज़रूरत है? ओह, तो क्या सचमुच कोई ज़रूरत नहीं है? इसका मतलब है इस घर में मेरे आने की मनाही हो गई। माँ उसी तरह हंस पड़ी, अपनी जानी पहचानी मुद्रा में दांतों तले आंचल दबाकर बोली, किसका घर और किसके आने जाने की मनाही और पाबंदी? इतना ही बहुत है कि इस घर में अपना सिर नीचा कर रहा जा सकता है। तुम्हें भला खामखा परेशान होने की क्या ज़रूरत है? मैंने सुना है वैराग्य की और पाँव बढ़ाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। यह कहकर वह फिर रसोई घर में घुस गई। भैया घर में नहीं था। मैं इस कमरे में बुत की तरह बैठी किसी तरह अपने आंसू रोक रही थी। बुटकी यानी पुष्पिता बिछावन पर औंधी पड़ी जोर जोर से बिलक रही थी। मुझे यही जान पड़ा कि मानो वह कह रही है, पिताजी रुक जाओ, पिताजी रुक जाओ। पिताजी बेवकूफ़ों की तरह घड़ी भर खड़े रहे, फिर छोटे बड़े दोनों सूटकेस उठाकर बाहर टैक्सी पर बैठ गए। और इतनी देर में जमा मेरा गुस्सा, दुख, पीड़ा, अहंकार जैसे एक बारगी पिघल गए। सचमुच मेरी मति मारी गई थी और इसकी इस बहुत बड़ी सजा भी मुझे मिल गई थी। और तभी मेरे दिमाग में एक बात कौन गई, इससे अच्छा तो यह होता कि पिताजी मर जाते और यहाँ से हमेशा के लिए विदा होते समय किसी राजा की तरह विदा होते।